Assalamualaikum, grade 7. Faiza Nadeem with your English lesson. And the first thing that I am going to ask is about your health. And then I'm going to wish and pray and hope for you to be successful in both this world and in the hereafter. पढ़ो, लिखो, हंसो, खेलो, जिंदगी एंजॉय करो, लेकिन ये याद रखो बेटा कि अमाल की जवाबदेही है। तो लड़ाइयाँ नहीं करनी, बदतमीजी भी नहीं करनी, अम्मी अब्बू के साथ भी तमीज से पेश आना है, राइट? So let's start our lecture without further ado and let's find out what I have brought for you today. जी, मेरा बहुत प्यारा बेटा और बहुत प्यारी बिटिया, what is the board telling you? The board is asking you to take your Oxford Progressive Reader out. And which unit we are going to do today? We are going to do London, Unit 3, right? ये जो Unit 3 है, इसमें जितनी comprehensions हैं, they are all about London. सबसे पहले हमने की डायरी राइटिंग सैमुअल पीप्स की, जो उसने बताई थी अपने ओपिनियन, अपना रिफ्लेक्शन, अपनी फीलिंग्स, अपनी ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द ग्रेट लंदन फायर इन सितंबर 1666. उसके बाद हमने इस सिलसिले के सेकेंड लेक्चर में जो कॉम्प्रिहेंशन किया था वो था नॉन फिक्शन रिपोर्ट ऑन द बर्निंग ऑफ द सेंट पॉल्स कैथेड्रल. आज भी जो हम करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री एज अ स्टोरी. ये भी बिट्टो नॉन फिक्शन है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो नॉन फिक्शन. इट्स नॉट इमेजिनेटिव, इट्स रियलिस्टिक. लेकिन इस नॉन फिक्शन को उन्होंने एक स्टोरी की फॉर्म दे दी है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और आप इंजॉय करो. ये भी उसी फायर के बारे में है जिस फायर के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसने कि बेटा ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ लंदन को कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे एशेस में टर्न कर दिया था, राइट? रबल बन गया था, यानी कि पूरा का पूरा लंदन 4/5 ऑफ इट, पुराना लंदन जिसको कहते हैं, वो राख का ढेर हो गया था. तो इस फायर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है. हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं ताकि हमारी जनरल नॉलेज जो है वो अच्छी रहे, और अगर हम कभी किसी से बात करें तो हमें मालूम हो उसका बैकग्राउंड, राइट? तो अब ये जो स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, इसमें बताया गया है कि किस तरह आग शुरू हुई. ठीक है, पुडिंग स्ट्रीट पे एक बेकर की शॉप थी, उस पे आग शुरू हुई, थोड़ी सी नेग्लिजेंस हुई, वो आग फैलते 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 पूरे लंदन को पहुंच गई. आसमान जो था वो पूरा काले रंग के धुएं से भरा हुआ था. ज़मीन जो थी वो पूरी सुर्ख रंग के लावे से भरी हुई थी, राइट? और वहाँ का जो लंदन मेयर था वो कुछ समझ नहीं आ रहा था. पहले तो लोगों ने बकेट्स ऑफ वाटर डाल के आग बुझाने की कोशिश की, बट वो बकेट्स ऑफ वाटर वर नॉट गुड इनफ, आग इतनी तेज थी. उसके बाद जो किंग था इंग्लैंड का, उसने अपनी रूफ टॉप से लंदन का ये हाल देखा, तो उसने कहा कि फाइंड इट आउट एंड टेल द लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन दैट द आर्मी इज देयर टू हेल्प, वी कैन कॉल द सोल्जर्स टू हेल्प इन बर्निंग आउट द फायर. लेकिन लॉर्ड मेयर ने बजाय सोल्जर्स को बुलाने के सबसे पहले तो ये तफ्तीश शुरू कर दी कि आग चली कैसे. उसके बाद उस बुलाया गया बेकर को, पुडिंग स्ट्रीट वाले जिसकी दुकान से ये आग भड़की शुरू हुई थी, उससे पूछा गया कि भाई तुम बताओ कि ये आग कैसे भड़की. अब बेकर नहीं चाहता था कि उसके बारे में सबको पता चले या वो फंस जाए या इल्ज़ाम उस पर आ जाए इस पूरी फायर का. तो उसने कहा देयर वर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कोई मिस्टीरियस सा काम हो रहा था, राइट? उस मिस्टीरियस से काम से उसने फॉरेनर्स, रेवोल्यूशनर्स, आर्सनैट्स सबके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए. और शुरू में क्या हुआ, लोगों ने फॉरेनर्स को मारना शुरू कर दिया. एक फ्रेंचमैन को लोहे का बार मार के मारा गया कि तुमने ये आग शुरू की है. फिर लोगों पे इल्ज़ाम शुरू हो गए कि उसके पास फायर बॉल है वो आग लगा रहा है, उसके बाद फायर बॉल्स है वो आग लगा रहा है.
लेकिन पता नहीं चला। उस वक्त तक लॉर्ड मेयर ने कोई स्टेप नहीं उठाया लंदन की फायर रोकने के लिए। फाइनली लॉर्ड मेयर को होश आई तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आग रोकने के लिए स्टेप्स लेने शुरू करो। लेकिन उस वक्त तक आग इतनी फैल चुकी थी कि उसको कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। लंदनर्स जो थे वो सारे अपने सामान बचा के, थेम्स जो दरिया है लंदन में मौजूद है, आपको मालूम होगा इतनी ज्योग्राफी में, वो सारे थेम्स दरिया में आ गए कि पानी तो ठंडा होगा ना, अनलेस एंड अनटिल पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। तो वो पानी में, कश्ती में अक्रॉस द रिवर दूसरी साइड पे जाने के लिए सब वहाँ इकट्ठे हो गए। तो जो वाटरमैन थे, जो बोट वाले थे, उन्होंने अपनी प्राइसेस इतने हाई कर दिए कि आपकी सोच है, क्योंकि उनको ये पता था कि इस वक्त इनकी मजबूरी है, ये ट्रैवल करेंगे। और वहाँ पर पिक पॉकेट्स यानी कि जेब कतरे वो भी बहुत ज़्यादा हो गए, चोर हो गए। अगर कोई पर्स अनअटेंडेड है वो चोरी हो गया। उस ज़माने में रेशमी रुमाल बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे। रेशमी रुमाल, आपकी घड़ियाँ, आपकी वॉचेस, सब कुछ वहाँ पर जो है ना चोरी हो रहा था। फाइनली सोल्जर्स को बुलाया गया और सोल्जर्स ने क्या किया, सोल्जर्स ने घर धमाके से उड़ाने शुरू कर दिए कि शायद इसका जो ब्लास्ट होगा और एकदम धमाके से जो पत्थर और लकड़ी जाके ज़ोर से प्रेशर से गिरेगी तो आग बुझ जाएगी। लेकिन वो जिसको कहते हैं कि इसने जलती पे तेल का काम किया, वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। बड़ी मुश्किल से इस आग पे काबू पाया गया और जो वहाँ का किंग था, किंग एडवर्ड, उसने फिर सब लोगों को पनाह दी और उनको जो पब्लिक प्लेसेस थी जैसे कि चर्चेस थे या उनकी स्कूल्स थे, उनको लाइब्रेरीज थी, उनको वहाँ पर रखने के लिए, रहने के लिए इंतज़ाम किया और उनके लिए कंट्री साइड से यानी गांव से खाने का भी इंतज़ाम किया। ये है इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन की स्टोरी। पढ़ोगे मज़ा आएगा। हिस्ट्री हमेशा इंटरेस्टिंग होती है और हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उस दौर से ना गुजरें जिस दौर से वो गुजरे थे, या हम वो गलतियां रिपीट ना करें जो उन्होंने की थी। Let's move on to the comprehension question answers, and the first question for reading for detail is, why were Londoners' effort to stop the fire ineffective? Londoners के, लंदन में रहने वालों के एफर्ट क्यों इनइफेक्टिव थे, क्यों इफेक्टिव नहीं थे, क्यों वो काम नहीं कर रहे थे आग को रोकने के लिए? तो आंसर आप यूं लिखोगे, यहां से शुरू करोगे, द लंडनर्स एफर्ट्स टू स्टॉप द फायर वर ineffective because the fire was too strong or too out of hand to control. The author is saying कि वो जो बकेट ऑफ वाटर फेंक रहे थे ना पानी के ऊपर आग बुझाने के लिए, those bucket of waters could be their spits, यानी वो बकेट ऑफ वाटर जो है वो उनके थूक के बराबर थे, इतने इनइफेक्टिव थे। ठीक है, तो इसीलिए वो फायर जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई थी, काबू से बाहर हो गई थी, वो इतने छोटे से एफर्ट से कम नहीं हो सकती थी। Who did the baker blame for the start of the fire? Well, the baker blamed. ठीक है, यहां से शुरू करोगे आप। The baker blamed some mysterious, suspicious circumstances for the start of the fire. He said that the fire started automatically from the साइड ऑफ वन ऑफ हिज ओवन। ठीक है, उसने ये कहा डर के मारे कि कहीं ये सारा ब्लेम मुझ पे ना आ जाए, उसने कहा कि देयर वर मिस्टीरियस सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस व्हिच हिज इनविजिट्स वर एट वर्क एट दैट टाइम। ठीक है, एंड ही सेड दैट द फायर स्टार्टेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द साइड ऑफ हिज ओवन। हाउ डज द राइटर इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट इनोसेंट पीपल वर ब्लेम्ड फॉर स्टार्टिंग? लेट्स गो अहेड। Let's read the question again. How does the writer illustrate the fact that innocent people were blamed for starting the fire? ठीक है, आप इस आंसर को यूं शुरू करेंगे, that the writer illustrated the fact, यहां से शुरू करेंगे,
the writer illustrated the fact that innocent people were blamed for starting the fire by giving examples of how a Frenchman was blamed and hit with iron. ठीक है, along with that you can tell about the fat lady who was holding chicks in her apron and she was called as an arsonist witch. ठीक है, and she was said that she was having fireballs और पूरा का पूरा मॉब उनके ऊपर अटैक हो गया और मॉब ने उनको जब अटैक किया तो वो इतनी खौफजदा हो गई कि वो एक ड्रेन के ऊपर बेहोश होकर गिर गई और जब उनका एप्रन खुला तो उसमें से चिक्स निकले, 20 के करीब चूजे थे जो इधर उधर दौड़ गए. तो आप फ्रेज आउट कैसे करेंगे? फ्रेंचमैन वाला तो मैंने आपको फ्रेज कर दिया, सेकंड आप यूं फ्रेज आउट करोगे. And there is another example of a fat lady who was holding something in her apron and the mob called her as an arsonist and they started to attack her. In fear, she fell down, fainted, and her apron opened and 20 chicks ran here and there out of the apron. She was blamed for carrying the fireballs, right? Ab next question, which phrase tells that Lord Mayor was indecisive? कौन सा फ्रेज आपको ये बता रहा है कि लॉर्ड मेयर जो था वो इनडिसाइसिव था? तो जो बिगिनिंग ऑफ द सेकंड पैराग्राफ है वो ये कह रहा है कि एट लास्ट द इनडिसाइसिव लॉर्ड मेयर, यानी लॉर्ड मेयर ने तब तक फैसला ही नहीं किया था कि मैंने क्या करना है, तब तक वो सिर्फ तफ्तीश ही कर रहा था कि आग कैसे शुरू हुई. Why was it clear that the pulling down of houses to form a fire break was done too late? It was clear because people were abusing and praying when they were asked to leave. You phrase करोगे, it was clear that the pulling down of houses to form a fire break was done too late as people were abusing and praying as they were asked to leave the house. And then there were thatched roofs catching fire and their rubble or their brands flowing in the air, making other buildings catch fire as well. Next is, how did the watermen take advantage of the desperate Londoners? किस तरह watermen ने बेचारे मजबूर Londoners का फायदा उठाया? यूं शुरू करोगे बेटो, the waterman took advantage of the desperate Londoners by overcharging. They increased their fare to 200% क्योंकि उनको पता था कि इनको हर हाल में जाना ही जाना है, तो उन्होंने उसका शदीद फायदा उठाया. What did the goldsmiths and the silversmiths and the booksellers of London do with their precious stocks? गोल्डस्मिथ सोना बेचने वाले, सिल्वरस्मिथ्स चांदी बेचने वाले, बुक सेलर्स किताबें बेचने वाले. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया है, याद करो जब तक कि मैं आंसर बताती हूँ. ठीक है, यू फ्रेज आउट करेंगे, द गोल्डस्मिथ्स एंड सिल्वरस्मिथ्स एंड द बुक सेलर्स ऑफ लंदन, यहां से शुरू करेंगे. kept their stocks
safe in the walls in the crypt of St. Paul's Cathedral. Right? Last question. How did the king help the people who lost their homes? किस तरह किंग एडवर्ड ने उनकी हेल्प की थी? The king helped the people who had lost their homes by providing them the relief supplies of food from the countryside, and he personally monitored the billeting of houses for the homeless people in churches and libraries. ठीक है, ये था बच्चे आपका रीडिंग फॉर डिटेल के तमाम क्वेश्चन आंसर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वोकैबुलरी एक्सरसाइज. वोकैबुलरी, सबसे पहले तो ये जो यहाँ तक के वर्ड्स हैं ये उन्होंने आपको एक्स्ट्रा से एक्सप्लेन किए हुए हैं. मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये तमाम के तमाम वर्ड्स वहाँ पर जो डिफरेंट तरह के स्टोर्स थे उनके बारे में है. यानी पिच वो स्टोर था जो ब्लैक टार भेजता था, जिसको आप तारकोल कहते हो. वो मोटर्स को या बोट्स को वाटर लाइट कर देता था. टेलो एक स्टोर का नाम था जो एनिमल ग्रीस या एनिमल फैट बेचता था, साबुन या कैंडल्स बनाने के लिए. वॉटल जो स्टोर था वो स्टिक्स और पीसेस ऑफ वुड बेचता था फॉर हाउस मेकिंग. किंडलिंग एक स्टोर था जो स्मॉल स्टिक्स या ट्विग्स बेचता था आग जलाने के लिए. राइट? ये तो थे तमाम स्टोर्स, उनके नाम और जो चीज़ें वो बेचते थे. नाउ वी मूव ऑन टू दिस एक्सरसाइज. यहाँ पर आपको वोकैबुलरी बैंक दिया हुआ है और आपको कहा कि आपने इनकी मीनिंग्स लिखनी है. कल्प्रिट का मतलब है अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम. मॉब इज अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल. मॉब लार्ज क्राउड ऑफ पीपल जो होता है वो ऑडियंस नहीं होता. मॉब वो होता है जो दूसरों को अटैक कर रहा होता है. ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो कि बेचारा कोई गरीब जेब कतरा पकड़ा जाए तो किस तरह से पूरा का पूरा मॉब आके उसकी पिटाई शुरू कर देता है, वो मॉब होता है बेटा. अदरवाइज क्राउड होता है या ऑडियंस होती है. थैचर्स होती हैं बेटा ये स्ट्रॉ. ठीक है, जो रूफ टॉप कवर बनाती हैं. स्ट्रॉ पतले पतले बांस के टुकड़े नहीं होते, जो भूसा जिसको आप कहते हैं, थैचर्स वो होता है. हार्पसिकॉर्ड होता है प्रिमिटिव पियानो. पहले जमाने का जो पियानो था उसको हार्पसिकॉर्ड कहा जाता है. कटलरी आपकी पता है आपको, नाइव्स और स्पून्स और फोक्स, जो भी चमचों का स्टाइल होता है वो सब कटलरी होता है. और इनकैंडेसेंट इज इमिटिंग लाइट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, तो यहाँ से बनाते हैं. द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड फॉर अ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट. मॉब, द मॉब रैन आफ्टर द पुअर thief, और द मॉब बीट द thief to his death. और thatchers, the roof thatchers were houses to a lot of birds. Harpsichord, Londoners even tried to save their harpsichord from the great fire. Cutlery, my mother brought a new cutlery set yesterday. It's really beautiful. And incandescent, the candles incandescent filled the entire room with beautiful smoky light. ठीक है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, आपने कॉम्प्रिहेंशन में से वर्ड्स निकाल के इन सेंटेंसेस को फिल करना है. मैंने आपको कर दिए हैं. द फायर वॉज सो इंटेंस दैट इवन द हाउसेस एक्सप्लोडेड, फायरिंग ग्रेट स्टोन्स इन द हेयर. फायर यानी आग, इंटेंस यानी इतनी तेज थी कि घर जो थे वो भी एक्सप्लोड का मतलब हो गए, फट गए, और उनमें से निकले बड़े बड़े पत्थर जो हवा में उड़ रहे थे. The circus master was pitiless in his treatment of the dancing bears and frequently punished them severely. Pitiless का मतलब होता है सख्त दिल, रहम के बगैर. जो सर्कस मास्टर था उसके दिल में उनके लिए कोई रहम नहीं था और अक्सर वो उनके साथ बहुत सिवियर ट्रीटमेंट करता था. When the dancing bear was brought to the, let's go. Let's read the sentence again. When the dancing bear was brought to the school to dance in the playground, the crowd of children jostled one another to get a good view. Jostled का मतलब होता है धक्के देना. ठीक है, आपके स्कूल में भी ये होता है. I know, and you also do that.
नहीं तो खाली शुगल के लिए करते हो, मुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है। तो जब जान सिंह बेर आया शो दिखाने के लिए तो बच्चों ने एक दूसरे को धक्के दिए। A sudden updraft caught the kite and it soared into the sky. updraft कौन सी होती है? जो ठंडी हवा ऊपर जा रही होती है ना तेजी से, that is the updraft, ठीक है। तो एकदम sudden updraft ने काइट को पकड़ा और वो ऊपर तेजी से जाने लग गई। After the earthquake, the government organized the billeting of those who had lost their homes in the undamaged public buildings. Billeting का मतलब होता है अनाउंस करना कि ये घर इसको, ये घर इसको, ये घर इसको, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंसेस हाईलाइट करके दिए हुए हैं, बुक में दिए हुए हैं, सेंटेंसेस की तरह आपको बना के दिए हुए हैं। आपने उन सेंटेंसेस को पढ़ना है, आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि इनका क्या डिफरेंस है। मैं भी आपको कर देती हूँ। ये बोर्ड होता है बोर्ड लकड़ी का, और ये बोर्ड होते हैं जो आप बोर हो रहे होते हैं, ठीक है। I built the dog house by using at least 5 boards, ठीक है। And I was bored, so I decided to go out and play cricket. Cataracts और cataracts, ये cataracts एक जो आँख में मोतिया की बीमारी होती है वो होता है, और एक cataracts होते हैं जो बहुत खूबसूरत सी आपकी सीनरीज होती हैं गार्डन्स में, ठीक है। The cataracts in the garden was a very beautiful view to watch, and my grandma felt fine after her operation of the cataracts. ये cheap birds का cheap करना होता है और ये cheap होता है सस्ता, ठीक है। The birds cheeped outside my bedroom every morning, and this sweater was very cheap, so I bought it immediately. ये मस्टर्ड होता है इकट्ठा करना और हिम्मत बंधाना, और ये मस्टर्ड आपकी जो मस्टर्ड येलो सॉस होती है वो है, ठीक है। The boss or the leader called up his employees and mustered them up for the upcoming tough project. And mustard, this burger tastes a little sour. I think the mustard sauce is too much for my taste. सारा कॉम्प्रिहेंशन हमने कर लिया, इसको रिवाइज करो, रीइंफोर्स करो, पढ़ो और इंजॉय भी करो, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ के इंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने आपके साथ पूरा कॉम्प्रिहेंशन किया, रीडिंग फॉर डिटेल, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फाइंड द करेक्ट डेफिनेशन लाइक होमोफोन्स, और हाईलाइट द डिफरेंस भी किया, ठीक है। हंसते रहो, खेलते रहो, मुझे दुआओं में याद रखो। जब तक हम दोबारा मिलते हैं, फायजा नदीम इज गोइंग। अल्लाह हाफिज।